नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माँ भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत यूनिट फर्स्ट बलबन। और इससे पहले की वीडियो में हमने देखा यूनिट फर्स्ट में भारत में तुर्की आक्रमणकारियों की सफलता के कारण क्या रहे या फिर राजपूत शासकों की विफलता के क्या कारण रहे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का ही दूसरा टॉपिक बलबन। स्टडी हम कुछ इस तरह से करेंगे कि क्वेश्चन की फॉर्म में, ताकि जैसे ही वहाँ पर क्वेश्चन आए हम आंसर कर सकें। अगर हम अलग तरीके से डिस्क्रिप्टिव वे में क्वेश्चन स्टडी करेंगे तो आप वहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। तो मैं कुछ इस तरह से स्टडी करवा रहा हूँ आपकी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ एज इट इज़ क्वेश्चन वही उठ करके वहाँ पर आने वाला है। ये मैं काफ़ी हद तक आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा मैं जो पढ़ाता हूँ तो पहले एक क्वेश्चन बोलता हूँ आपके और फिर उसका आंसर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जो आपको पढ़ा रहे हैं उनको आप अच्छे से समझें, वो डायरेक्ट आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं। बलबन बलबन जब शासक बना 1266 में 1266 में जब इल्बरी वंश, जो कि इल्तुतमिश जिसका संस्थापक था, इसका अंतिम शासक था सुल्तान नासिरुद्दीन। इसका अंतिम शासक था। इसे आदर्श सुल्तान भी कहा गया है इतिहास में, क्योंकि ये बहुत ही सादा जीवन जीता था और इसका राजनीति में ज़्यादा इसका इंटरेस्ट, रुचि नहीं थी। और सूत काता करता था, चरखा चलाया करता था, अपने लिए कपड़ा स्वयं तैयार करता था, नमाज पढ़ा करता था 5 टाइम की। और इसका जो ससुर था वो था बलबन। तो अप्रत्यक्ष रूप से बलबन ही सारी शक्ति का उपयोग करता था, शासन करता था। ये तो नाम मात्र का था, तो इसीलिए इसे आदर्श सुल्तान कहा गया है। तो 1245 से 1266 तक इस सुल्तान नासिरुद्दीन ने शासन किया। 1266 में जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसका कोई पुत्र नहीं था नासिरुद्दीन का, इसलिए बलबन ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। और बलबन ने लगभग 20 वर्ष तक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया और इस अवधि में गुलाम वंश के गौरव को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि बलबन एक लौह पुरुष था, उपयुक्त कथन का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। या ऐसा भी पूछ सकता है कि बलबन ने लौह और रक्त की नीति का अनुसरण किया, इस कथन की विवेचना कीजिए। या कुछ इस तरह से घुमाकर भी पूछ सकता है कि बलबन के चरित्र तथा उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए। उसने दिल्ली सल्तनत को मजबूत या सुदृढ़ बनाने में क्या योगदान दिया। क्वेश्चन वो कैसे भी पूछ सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं बलबन के कार्य एवं उपलब्धियां। बलबन के कार्य एवं उपलब्धियां। सबसे पहली उपलब्धि रही मेवातियों का दमन। मेवातियों का दमन। आज भी जो अलवर साइड है उसे राजस्थान के एकीकरण के समय और पहले मेवात कहा जाता था, आज भी मेवात के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर मेवाती जाति के मुसलमान रहा करते थे। तो सबसे पहला जो उपलब्धि रही, कार्य रहा बलबन का शासन, राजा बनने के बाद, सुल्तान बनने के बाद, तो वो रहा मेवातियों का दमन। मेवातियों ने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में लूटपाट द्वारा आतंक फैला रखा था और मेवाती रात्रि में दिल्ली नगर में घुस जाते थे तथा लोगों को लूट लिया करते थे।
तो हजारों मेवाती मारे गए, उनके गांव के गांव लूट लिए गए तथा उनके घरों में आग लगा दी गई। हजारों स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। सुल्तान ने जंगलों को साफ करवाया और गोपालगिरी में एक किला बनवाया और उसमें अफगान सैनिक रख दिए गए। तो ये सबसे पहला कार्य बलबन का रहा। दूसरा रहा दोआब, जो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था उसे दोआब कहा गया। दोआब के विद्रोहियों का दमन, दोआब के विद्रोहियों का दमन। तो कंपिल, दिल्ली के 4 कोनों पे 4 किले बनवाए थे इसने। तो कंपिल, पटियाली, उनमें से ये 3 स्थान थे। भोजपुरी, कंपिल, पटियाली और भोजपुरी, इन गांवों में जो विद्रोही थे उनका केंद्र, ये सेंटर, ये गांव थे। ये लोग किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों को लूट लेते थे। अतः बलबन ने विद्रोहियों का दमन करने हेतु प्रस्थान किया और विद्रोहियों का कठोरतापूर्वक दमन किया। उसने संपूर्ण विद्रोही क्षेत्र को कई इलाकों में बांट करके प्रत्येक को एक सैनिक अधिकारी के सुपुर्द कर दिया। उन सबको आदेश दिया गया कि वे उपद्रव करने वाले को नष्ट कर दें। अतः हजारों विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया गया। भोजपुर, पटियाली, कंपिल आदि स्थानों पर सैनिक चौकियां स्थापित कर दी गई। तीसरा इसका उपलब्धि कार्य था कटेहर के विद्रोह का दमन। कटेहर के विद्रोह का दमन। तो दोआब, कंपिल, पटियाली और भोजपुर के विद्रोह का दमन करने के बाद जब सुल्तान दिल्ली वापस लौटा तो उसे कटेहर के विद्रोह का समाचार मिला। अतः बलबन ने एक विशाल सेना लेकर कटेहर की ओर प्रस्थान किया और उसने विद्रोहियों के गांवों पर हमला कर उन्हें हरा दिया, पराजित कर दिया। विद्रोहियों की बस्तियों में आग लगा दी, स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना लिया गया और 9 वर्ष के ऊपर वाले सभी पुरुष जातीय व्यक्ति मौत के घाट उतार दिए गए, जिसकी उम्र 9 साल से ज्यादा थी। उन सभी को बर्नी कहता है इस बारे में, इतिहासकार जो हुआ है बर्नी, वो कहता है कि कटेहर के विद्रोहियों के रक्त की नदी जमीन पर बहा दी गई। प्रत्येक ग्राम, जंगल और खेत के सामने लाशों के ढेर लग गए। उनकी दुर्गंध गंगा के तट तक पहुंचती थी। इतना भयानक रक्तपात कटेहर में बलबन ने किया। चौथा जो इसका कार्य या उपलब्धि रही वो था तुगरिल के विद्रोह का दमन। तुगरिल तो 1279 में बंगाल के शासक तुगरिल ने विद्रोह कर दिया। उसने अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर दी। बलबन ने तुगरिल को दंडित करने के लिए किसको भेजा? अमीन खां को। अमीन खां और तिरमित खां। अमीन खां और तिरमित खां, और इसके अलावा शिहाबुद्दीन। इनके नेतृत्व में, तीनों के नेतृत्व में सेनाएं भेजी। इसके अलावा ये जो सेनाएं थी ये हार गई। इस पर बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां, इसका बेटा था बुगरा खां, तो बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां तथा 2 लाख सैनिक उसके साथ बंगाल की ओर भेजे। तुगरिल बलबन की विशाल सेना से डर करके जाज नगर के जंगलों में भाग गया। जाज नगर, देखिए जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। 15 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस के आंसर भी आते हैं, पूछे जाते हैं, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे पूछ ले, तुगरिल के विद्रोह के दमन के समय बलबन ने अपने कौन से
पुत्र के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी, तो बुगरा खां के नेतृत्व में। बलबन ने आसानी से लखनौती पर अधिकार कर लिया, जो बंगाल का एक प्रसिद्ध नगर था उस टाइम पे और राजधानी भी थी तुगरिल विद्रोह के समय। तुगरिल भागता हुआ एक तीर का शिकार हुआ और उसका सिर काट डाला गया। तुगरिल का साथ देने वाले लोगों को फांसी पर लटका दिया गया और बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो देखिए, बलबन ने उसके समय पर जो विद्रोह हुए उनका बहुत ही कठोरता से, बहुत ही बर्बरता और निर्दयता से दमन किया। इसीलिए बलबन की जो नीति है उसे लौह और रक्त की नीति, मतलब रक्तपात करके, खून करके, और लौह मतलब तलवार के बल पर शासन करना, इसलिए उसकी नीति को लौह और रक्त की नीति कहा गया है। उसके बाद पांचवा उसका कार्य उपलब्धि आता है मंगोलों के प्रति नीति। मंगोलों के प्रति उसकी क्या नीति रही? मंगोलों के प्रति नीति, तो बलबन ने मंगोलों के आक्रमणों से तुर्की राज्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या काम किए वो देखते हैं। बलबन ने अपने साम्राज्य को उत्तरी पश्चिमी, उसके जो साम्राज्य की उत्तरी पश्चिमी, देखिए जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये उसका साम्राज्य है तो ये वाला जो प्लेस है उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच का क्षेत्र, तो उसने अपने साम्राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं को मजबूत बनाने के लिए अनेक नए किले बनाए। वहां पर्याप्त संख्या में योग्य सैनिक रखे गए और उसने पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई। एक काम तो ये किया इसने मंगोलों की प्रति विरुद्ध नीति। सुल्तान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत की रक्षा का उत्तरदायित्व योग्य तथा अनुभवी सेनापतियों को सौंपा और लगभग 1270 ईस्वी तक, 1270 ईस्वी तक बलबन का चचेरा भाई शेर खां, इसका चचेरा भाई था शेर खां, ये उत्तर पश्चिमी सीमा की देखभाल देखरेख करता रहा। और शेर खां की मृत्यु के बाद बलबन ने सीमांत प्रदेश, जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश था, उसको दो भागों में बांट दिया। मुल्तान तथा सिंध प्रदेश की सुरक्षा का भाग तो मोहम्मद खां को दे दिया। मोहम्मद खां इसको मुल्तान और सिंध प्रदेश की सुरक्षा का भार, तथा सुनाम व समाना, ये दूसरे प्रदेश हो गए, सुनाम और समाना। मुल्तान और सिंध तो दे दिए इसको सुरक्षा के लिए, और सुल्तान और समाना के जो प्रदेश था उनका दायित्व दे दिया इसके पुत्र बुगरा खां को, जिसने बंगाल का तुगरिल का विद्रोह दबाया था इसको। इस तरह से उत्तर पश्चिमी भाग को शेर खां की मृत्यु के बाद इसने दो भागों में बांट दिया इसकी सुरक्षा की दृष्टि से। उसके बाद तीसरा आता है मंगोलों के प्रतिनीति के इसके भाग में दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, समाना, सुनाम, भटिंडा, दीपालपुर आदि में पर्याप्त संख्या में सैनिक रखे गए और सीमांत प्रदेशों में नई सड़कें बनवाई गई। देखिए, सड़कें जब बनती है तो वहां पर सैनिकों की आवाजाही आसान हो जाती है, सैनिक पहुंचाना, हथियार पहुंचाना, उनके लिए रसद पहुंचाना, राशन पहुंचाना आसान हो जाता है। तो इसीलिए आज भी ये राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का एक हिस्सा रहा है कि हम जो हमारा उत्तरी भाग है, उत्तरी पश्चिमी भाग है, उत्तरी पूर्वी चीन की तरफ का भाग है, वहां पर हम कोशिश करते हैं कि सड़कें बनाई जा सके, जिससे कि हम हमारी स्थिति वहां पर, हमारी स्थिति और पहुंच मजबूत हो सके। तो इसने सड़कें बनवाई। अगला चौथा इसने क्या नीति अपनाई? 1279 में मंगोलों ने भयंकर हमला किया, 1279, परंतु यह आक्रमण विफल कर दिया गया और 1285 में दोबारा
तैमूर खां के नेतृत्व में मंगोलों ने पुनः भारत पर आक्रमण किया और बलबन का प्रिय पुत्र व राज्य का उत्तराधिकारी शाहजादा मोहम्मद खां, देखिए ये मोहम्मद खां इसका बड़ा बेटा था, ये मंगोलों का मुकाबला करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ 1285। इसका एक बेटा तो मोहम्मद खां था, दूसरा बेटा इसका बुगरा खां था। ठीक है, ये इसके विषय में इतिहास में फरिश्ता जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने लिखा है कि मोहम्मद खां इसका बड़ा बेटा था और बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति के अपनाने के दौरान अनेकों लाखों हजारों सैनिकों को लोगों को मौत के घाट उतारा। तो इसमें एक वृद्ध औरत, एक वृद्धा का पुत्र भी मारा गया। वो वृद्धा दिल से इतनी दुखी हुई कि रोज बलबन के महल के बाहर आकर के और बद्दुआ देकर के जाती थी कि जिस तरह से मेरा पुत्र तूने छीना है, ईश्वर भी, अल्लाह भी तेरा पुत्र तुझसे छीन ले। तो वो रोज शाम को वहां आती थी और ये बद्दुआ देकर के जाती थी। ये सूचना सैनिकों ने बलबन को भी दी, लेकिन बलबन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। और आप देखिए, जब 1285 में इसका बड़ा पुत्र मोहम्मद खां मारा गया, उस दिन के बाद से उस बुढ़िया को, उस वृद्धा को महल के बाहर कभी भी नहीं देखा गया, ऐसा इतिहास में लिखा गया है। उसके बाद ये मोहम्मद खां और बुगरा खां इसके दो पुत्र थे। मोहम्मद खां बड़ा पुत्र था। 1285 में मंगोलों का जो आक्रमण हुआ तैमूर खां के नेतृत्व में, उसमें ये मोहम्मद खां वीर गति को प्राप्त हुआ। और देखिए, ये इतना क्रूर था, उसके बाद भी जब इसका पुत्र मर गया तो ऐसा कहा, लिखा गया है इतिहासकारों के द्वारा कि बलबन उसके बाद टूट गया और ये अकेले में, एकांत में बहुत ही ज्यादा विहल होकर के फूट फूट कर रोया करता था अपने पुत्र की याद में। ठीक है, ये तो हुआ इसका बलबन की उपलब्धियां और कार्य। देखिए, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। मंगोलों के 1285 के आक्रमण के समय कौन सा पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ बलबन का? तो मोहम्मद खां था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद शासन व्यवस्था, बलबन ने शासन व्यवस्था और सल्तनत की मजबूती के लिए क्या कार्य किए? सुदृढ़ीकरण के लिए। तो आप देखिए, पहला क्या कार्य किए इसने? पहला, केंद्रीय शासक को सुदृढ़ करना, केंद्रीय शासन को मजबूत बनाना। बलबन अपने साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकार संपन्न शासक था। सबसे सारे अधिकार उसी के पास थे उसके शासन में। वह यह निरंकुशता पूर्वक शासन करता था और अपने अमीरों, सरदारों पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। राज्य की सभी शक्तियां उसके हाथ में केंद्रित थी। प्रांतपतियों को उसे अपनी सामयिक रिपोर्टें भेजनी पड़ती थी। जो राज्यों में इसने नियुक्त कर रखे थे क्षेत्रों में, वो अपनी समय समय पर इसको रिपोर्ट भेजते थे। जैसा कि आज भी होता है, जिला कलेक्टर्स सीएम को रिपोर्ट करते हैं या उनके जो उच्च अधिकारी हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। दूसरा है 40 अमीरों के का दमन, 40 अमीरों का दमन। इल्तुतमिश ने 40 अमीरों का दल बनाया था शासन की सुविधा के लिए, व्यवस्था के लिए। उनका इसने दमन कर दिया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 अमीरों का दल इतना ज्यादा शक्तिशाली बन गया और उसने इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर अपने स्वार्थों को पूरा करना शुरू कर दिया। तो बलबन ने इन अमीरों की शक्ति का दमन करने का निश्चय किया ताकि वे उसके निरंकुश बनने के मार्ग में बाधक न बने। बलबन ने उचित एवं अनुचित सभी उपायों द्वारा 40 अमीरों के दल को नष्ट करके अपना निरंकुश शासन स्थापित किया। और बदायूं का जो शासक था मलिक बकबक, उसको अपराधी साबित करके और उसके 500 कोड़े लगवाए बड़े बाजार में, जिसके फलस्वरूप वह दुनिया से चल बसा। सुल्तान ने शेर खां को विष देकर मरवा डाला। इस प्रकार बलबन ने 40 अमीरों के दल को छिन्न भिन्न कर दिया। शेष अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसे पूरा करेंगे।
जिसमें ये 2 कारण तो हमने देख लिए और बाकी कारण देखेंगे, बाकी उपाय देखेंगे, बलबन की शासन व्यवस्था तथा सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के उपाय। धन्यवाद।